ऑनलाइन के शॉपिंग के दौर में दीपिका, हम सबका आमना सामना डिलीवरी बॉय से तो जरूर होता है। ग्रोसरी हो, सब्जी हो, दूध हो, हमारा सामान हो, वो लेकर आते हैं, हमें डिलीवर करते हैं और हमें उनके काम का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन देखिए ना, कुछ लोग कैसे होते हैं कि उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं, मारपीट तक करते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दरअसल ऐसा ही हुआ। एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को बिना वजह बेरहमी से कुछ युवकों ने पीट दिया है और इसका वीडियो भी खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर इस डिलीवरी बॉय की पिटाई क्यों की गई, आरोपी कौन थे, इस रिपोर्ट में देखिए। जोमेटो के डिलीवरी बॉय की पिटाई का ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ का है, जहां बिना किसी वजह के 3-4 युवकों ने डिलीवरी बॉय पर डंडों से हमला कर दिया। घटना 7 मार्च की है। बजरंग नगर इलाके में डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर गया था। वो पेमेंट का इंतजार कर रहा था, तभी युवकों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी उसे थप्पड़ मारते हैं, पीठ पर लात मारते हैं और फिर डंडा से प्रहार करते हैं। मुझे कुछ मौका नहीं मिला और मेरे पे जानलेवा हमला करे और हमला करने के बाद मैं खुद के बचाव की कोशिश करने में था तो मेरी गाड़ी गिर गई पैर पर। बाद में उन्होंने ईंट पत्थर से पथराव करे। हालांकि कुछ लोगों ने डिलीवरी बॉय को बचाया और आरोपियों को भगाया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली है। एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और वो अज्ञात होने से हमको उसका डिटेल नहीं मिल रहा था। आज सब नाम हमने डिटेल करके उसके ऊपर कार्रवाई की है। इसमें से 4 लोग हैं, 4 में से 1 ताबे में लिया है। पीड़ित डिलीवरी बॉय के मुताबिक आरोपी उसके पहनावे पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल ये जो पूरी घटना है वो होली के दिन की बताई जा रही है, जहां पर इतनी बेरहमी से इस डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी गई है। हालांकि सीसीटीवी की मदद से सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस जांच की बात हो रही है, कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, तो ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो पटना में भी की जा रही है। पटना में भी डॉक्टरों के बीच काफी आक्रोश है, क्योंकि 12 दिन से एक डॉक्टर जो है वो लापता है और पुलिस अब तक उनका एक भी सुराग नहीं ढूंढ पाई है। नाराज डॉक्टरों ने मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले रैली भी निकाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पटना में लापता डॉक्टर संजय कुमार का कोई सुराग नहीं मिला है। डॉक्टर संजय कुमार पिछले 13 दिनों से गायब हैं। पुलिस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि डॉक्टर संजय कहां हैं। डॉक्टर संजय की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राजधानी में डॉक्टर सड़कों पर उतर गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने पटना में रैली निकाली। राजधानी के नामी गिरामी डॉक्टर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटना में आईएमए हॉल से लेकर डाक बंगला चौराहे पर रैली निकाली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार पुलिस ने डॉक्टर संजय कुमार को खोजने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। डॉक्टर संजय को लेकर के जो कहानी पुलिस के द्वारा बनाई गई है बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। जबरदस्ती कहना कि आपको अपने पत्नी से कभी आपको बहस हुआ था और हाँ करवा के पूरी कहानी बदल देना। कौन सा आप में से किसकी है जिसके पत्नी से कभी नहीं हुआ, पूछा जाए कभी आपसे झंझट हुआ, आपसे बहस हुई थी, तो कोई भी हाँ करेगा। बिहार की सुशासन सरकार दरअसल बीजेपी के निशाने पर है। 12 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस जो है डॉक्टर संजय कुमार का कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। इसलिए सवाल भी अब उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में राजधानी दिल्ली में मासूमों की जान को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी उठ रहे हैं। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही जब छोटे छोटे बच्चे अगर घर से बाहर निकले खेलने के लिए, तो वो खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और कभी भी उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, निवाला बनाया जा सकता है। पूरी खबर क्या है राजधानी दिल्ली से, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लावारिस कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के सिंधी कैंप का है। पहली घटना 10 मार्च की है, जिसमें 7 साल के मासूम को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। दूसरी घटना 12 मार्च की है, जहां 5 साल के मासूम आदित्य को कुत्तों ने तब तक नोचा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जिनके मुंह शायद खून लग चुका है। उन बच्चों पर कुत्तों के द्वारा हमला किया गया है। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, कभी ऐसी घटना होने को नहीं मिली होगी। 3 महीने हो गए अपने भ्रष्टाचार, कुकर्म और धरने प्रदर्शन मंत्री बनाने में व्यस्त है सरकार। आम आदमी पार्टी की जो बनी है, मेयर साहिबा बनी है, जो बनी है, और अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा? किसका काम है? म्यूनिसिपल का काम ये होता है जी।
वसंत कुंज इलाके के पास सिंधी कैंप में झुग्गियां मौजूद हैं। पास में ही जंगल का इलाका है जहां खूंखार कुत्ते बच्चों की जान ले रहे हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आवारा कुत्तों ने 2 दिन में 2 मासूमों को नोच करके मार डाला है। सवालों के घेरे में है एमसीडी की आखिर वहां पर कर क्या रहे, क्यों राजधानी दिल्ली में छोटे छोटे मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। और बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में दरअसल एक बात ऐसी सामने आई है जो हैरान करने वाली भी है। यहाँ पर सीएमएचओ ने एक आदेश दरअसल जारी किया है कि मेले में जो नृत्यांगनाएं आई हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, उनके एचआईवी टेस्ट की बात कही गई है, जिसको लेकर अब देखिए हो सकता है कि सियासत भी गर्म हो जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में करीला मेला शुरू हो गया है। ये मेला राई नृत्य के लिए हर बार आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन इस बार मेले में चौंकाने वाला वाकया देखने को मिला है। जानकी मंदिर में नृत्य के लिए नृत्यांगनाओं के लिए प्रशासन ने अजीबोगरीब फरमान निकाला। प्रशासन ने राई नृत्यांगनाओं का एचआईवी टेस्ट करवाया। सीएमएचओ ने कहा कि सबके चरित्र पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने न केवल मेला परिसर पर दाग लगाने का काम किया है, बल्कि राई नृत्य करने वाली महिलाओं के चरित्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि हंगामा बढ़ता देख सीएमएचओ अपनी बातों से पलट गए। पौराणिक मान्यता है कि मां जानकी ने यहीं लवकुश को जन्म दिया था और लवकुश के जन्म पर अप्सराएं स्वर्ग से उतरकर नृत्य करने के लिए यहाँ आई थीं। यहाँ आज भी लोग मन्नत मांगते हैं और पूरे होने पर राई नृत्य कराते हैं। दरअसल अशोकनगर का करीला मेला जो है इलाके में काफी मशहूर है। मान्यता ये है कि यहाँ एक जानकी मंदिर है जिसमें बताया जाता है कि माता सीता ने लवकुश को जो है जन्म दिया था, और यही वजह है कि जब उनका जन्म हुआ था तो यहाँ अप्सराओं ने बताया जाता है कि नृत्य किया था, ऐसा लोग वहाँ के मानते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश में क्या कुछ चल रहा है। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं देश की हर खबर। एनआईए ने आईएसआई से जुड़ी साजिश के मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 जगहों पर और पुणे में 1 जगह एनआईए की टीम ने तलाशी ली है। पुणे से संदिग्ध तलहा खान और सिवनी से अकरम खान के घर की छानबीन की गई है। दिल्ली के ओखला से कश्मीरी दंपत्ति जैब सामी वानी और उनके पत्नी हिना बशीर बेग की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने मामला दर्ज किया था। सतीश कौशिक की मौत के मामले में पुलिस की जांच जारी है। विकास मालू की पत्नी के आरोपों के बाद पुलिस ने उसके फार्म हाउस की तलाशी ली और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने गार्ड रूम में एंट्री रजिस्टर भी चेक किया। पत्नी के आरोपों पर विकास मालू का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर वो मीडिया के सामने हाइप क्रिएट करना चाहती हैं, पुलिस और सरकार है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं कुछ भी झेलने को तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में सिसोदिया के हक में जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। आप नेता घर घर जाकर लोगों को सिसोदिया की गिरफ्तारी का सच बताएंगे। केजरीवाल ने इस अभियान का ऐलान किया था। फिलहाल मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में ईडी की कस्टडी में हैं। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ केजरीवाल आज जयपुर में तिरंगा रैली करेंगे। जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के अधिकारियों को लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ी का पता चलने पर पीलवा गांव के पास इसकी लैंडिंग कराई गई। गांव के पास हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की खबर से आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर ने सेफली उड़ान भरी और फलूदी एयरबेस में लैंड किया। रविवार को एमपी के राजगढ़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। बाइक पर सवार आर्मी जवान स्कूल बस से जा टकराया और सड़क पर गिरा। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से अस्पताल में जवान की मौत हो गई। हादसे के वक्त बस यू टर्न ले रही थी। बाइक की रफ्तार ज्यादा थी, इसलिए जवान उसे कंट्रोल नहीं कर सका। हादसे का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। आर्मी जवान जयपुर में तैनात था। तो उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी पुलिस जरूर सुलझाने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी भी जो शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में लेकिन ये बात तो तय है कि पुलिस और प्रशासन की टीम इन बदमाशों को और उनके गुर्गों को मिट्टी में मिलाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आज अतीक के खास गुर्गे बल्ली पंडित और गुड्डू मुस्लिम के घर पर जो है सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के करीबी हिस्ट्री शीटर बल्ली पंडित को हिरासत में लिया है। दरअसल 2 दिन पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें वो नीवा में बल्ली पंडित से मिलने गई थी। पुलिस ने इसी संबंध में बल्ली को उठाया है। उससे शूटर साबिर के बारे में पूछताछ की जा रही है। बल्ली पंडित और गुड्डू मुस्लिम के घर पर पीडीए आज बुलडोजर भी चला सकती है। अतीक के कुछ रिश्तेदार भी पीडीए के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ सीजेएम कोर्ट में आज शाइस्ता परवीन की उस याचिका पर एक बार फिर सुनवाई होगी, जिसमें उसने अपने दोनों नाबालिग बेटों को लेकर धूमलगंज पुलिस और बाल सुधार गृह पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट तलब की है। प्रयागराज में आज सुबह 10 बजे उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें शहर के हजारों लोग, विधायक, सांसद और वकील शामिल होंगे। दरअसल प्रयागराज में आज उमेश पाल के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा। तमाम जो शूटर्स हैं उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है और एक एक एंगल से जो है जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि कब तक इंसाफ मिलेगा। प्रयागराज शूटआउट के बाद देखिए प्रशासन की टीम जो है वो अतीक की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है और इसी बीच एक ऑडियो जो वायरल हुआ है वो भी पुलिस की टीम के हाथ लगा, जिसमें अतीक धमकाते हुए एक प्रॉपर्टी डीलर को नजर आ रहा है। क्या है वो वायरल ऑडियो, आप भी देखिए। अतीक बोल रहे हैं। कहाँ हो? घर पे। अच्छा, खुद से जो तुम परेशान किए रहा तो और सब सिर्फ साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो और तुम खुद दूर चलना का सही आने हरवाने बहुत पिटवाज में हो जाओ बेइज्जत। ना गुलफूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अतीक अहमद का प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑडियो में अतीक अशरफ नाम के प्रॉपर्टी डीलर को पिटवाने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि कुद्दूस को परेशान न करे वरना वो किसी का मुंह नहीं देखेगा। वायरल वीडियो पुराना है। प्रयागराज हत्याकांड के बाद एक बार फिर एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस अतीक की एक एक कुंडली खंगाल रही है। उसके गुर्गों और करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। पुलिस ने उसकी बीवी शाइस्ता के खिलाफ भी 25,000 का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता भी रडार पर है। हालांकि अतीक का ये जो वायरल ऑडियो है बताया जा रहा है 2016 का, लेकिन इस धमकाते हुए वायरल ऑडियो में आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज में हालात और गुंडागर्दी किस कदर अपने चरम पर थी। हालांकि माफिया और उनके गुर्गों पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर भी राजनीति गर्म है। अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि यूपी में लोकतंत्र नहीं बुलडोजर तंत्र है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस वक्त योगी सरकार का साथ दिया और कहा है कि जो बुलडोजर एक्शन सरकार ले रही है वो सही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों और अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर प्रहार जारी है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी माफिया और उमेश पाल के हत्यारों पर बुलडोजर एक्शन का स्वागत किया है। अतीक, विशेष रूप से उमेश पाल की हत्या में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारों के प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। मऊ में मौर्य ने कहा कि उमेश पाल के हत्यारों पर बुलडोजर एक्शन सही है। हालांकि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुलडोजर की कार्रवाई पर लगातार हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है, वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। लगता है बुलडोजर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने माफिया और हत्यारों के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई का स्वागत कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अतीक और मुख्तार से भी बड़े बड़े अपराधी हैं जिन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाती है। कुल मिलाकर के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से भी बड़े बड़े दर्जनों अपराधी यहाँ पर हैं, उनसे बड़े। उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा में पुलिस चलती है।
माफिया गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई हो और हत्यारे जो है सलाखों के पीछे हो, ऐसा कौन नहीं चाहता। लेकिन देखिए सियासत के खातिर विपक्षी नेता जो हैं अच्छे काम में भी सियासत ढूंढ ही लेते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को ही देख लीजिए, क्योंकि आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का एक पुराना वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया है, जिसको लेकर के अब 1.5 साल पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें अनिरुद्ध कुछ पैसों की लेन देन की बात वहां पर चल रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में अनिरुद्ध सिंह को क्लीन चिट भी मिल चुकी। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का पुराना वायरल वीडियो ट्वीट कर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सवालों के घेरे में आ गए। वीडियो पर अखिलेश यादव ने लिखा कि यूपी के एक आईपीएस की वसूली के इस वीडियो के बाद क्या बुलडोजर की दिशा उनकी तरफ बदलेगी या फिर फरार आईपीएस की सूची में एक नाम और जोड़कर संलिप्त भाजपा सरकार ये मामला भी रफा दफा करवा देगी। अखिलेश यादव ने लिखा कि यूपी की जनता अपराध के प्रति बीजेपी की झूठी जीरो टॉलरेंस की सच्चाई देख रही है। हालांकि कुछ घंटे बाद ही मेरठ पुलिस ने अखिलेश को ट्वीट के जरिए जवाब दे दिया और कहा कि ये वीडियो 1.5 साल पुराना है, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह फिलहाल मेरठ में तैनात हैं। उनका ये वायरल वीडियो पुराना है, जिसमें 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। उस वक्त वो वाराणसी में तैनात थे, जहां एक स्कूल से जुड़े मामले को लेकर उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें एएसपी इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें एएसपी फतेहपुर बनाया गया और फिलहाल वो एसपी मेरठ देहात हैं। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार को घेरने की जल्दबाजी में अखिलेश यादव बिना जांच पड़ताल के ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव की जमकर के फजीहत हो रही है। लोग उन पर हंस रहे हैं और नसीहत उनको दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के चक्कर में आप इतने अंधे मत हो जाइए कि बिना जांचे परखे कुछ भी वीडियो ट्वीट करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की। कोहली ने अपना विराट रूप कैसे दिखाया और महिला क्रिकेट लीग में किस तरीके से हरमनप्रीत का बल्ला चला है। 2 मिनट में स्पोर्ट्स की तमाम खबरें देखिए। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। लीग के 10वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस की ये टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हेली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यूपी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए, लेकिन हरमनप्रीत और नताली की ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर टीम ने 17.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 571 रन बनाकर 91 रन की लीड ली है, लेकिन मैच के आखिरी दिन आज बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया को जल्द आउट करने की चुनौती होगी। अगर स्मिथ की टीम 200 रन के अंदर जल्द आउट हो जाती है तो टीम इंडिया आखिरी टेस्ट अपने नाम कर सकती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना जरूरी है। 2019 के बाद विराट कोहली का टेस्ट शतक आया है। अहमदाबाद टेस्ट में कोहली ने लाजवाब पारी खेली और अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक जड़ा। चौथे टेस्ट में कोहली ने धैर्य नहीं खोया और बेहतरीन सेंचुरी लगाई। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले 3 मुकाबले में विराट ने महज 111 रन बनाए थे, लेकिन अहमदाबाद टेस्ट में कोहली ने शानदार वापसी की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चौथे टेस्ट मैच का चौथा दिन पूरी तरह टीम इंडिया और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम रहा। कोहली के 186 रनों की दमदार पारी के बदौलत भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बगैर नुकसान के 3 रन जोड़े। ओपनर ट्रेविस हेड के साथ नाइट वॉचमैन मैथ्यू कोहनेमन नाबाद पवेलियन वापस लौटे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 257 रन बनाने हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। फिलहाल टॉम लाथन और केन विलियमसन क्रीज पर नाबाद हैं। बता दें कि श्रीलंका की तरफ से दूसरी पारी में एंजेलो मैथ्यूज ने शानदार शतक जड़ा। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो हम आपको बता दें, तौकीर रजा पर दरअसल केस दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर देखने को मिला है। हमने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी तौकीर रजा ने की है, जिसके बाद मुरादाबाद में बताया जा रहा है कि ये केस दर्ज किया गया है।
टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मौलाना तौकीर रजा पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 153A, 295A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में नवभारत पर दिखाई गई खबर का जिक्र भी किया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा जो है वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, किस तरीके से एक समुदाय विशेष को वो भड़का रहा है, जिसके बाद देखिए मामला दर्ज किया गया है, जिसमें नवभारत की खबर का जिक्र भी किया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने देश विरोधी बयान दिया था। क्या कुछ कहा था मौलाना तौकीर रजा ने, सुनिए जरा। वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो अब क्यों नहीं फट रहा है? अगर मुसलमान वो बम फोड़ रहा था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आज वो सबसे ज्यादा परेशान है। आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान न उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्त हुकूमत पे बैठे हुए हैं। तो सुना आपने मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है। मुरादाबाद में इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी मौलाना तौकीर रजा की तरफ से की गई थी। मौलाना तौकीर रजा ने पहली बार इस तरह की बयानबाजी नहीं की, इसके पहले भी मौलाना तौकीर रजा कई बार जो है इस तरह के बयान दे चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे तौकीर रजा ने भड़काऊ बयानबाजी की है। और देखिए किस तरीके से मामला दर्ज किया गया है और जो एफआईआर की कॉपी है वो भी टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगी है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए कि धारा 153A, 295A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद जो है ये केस दर्ज किया गया है और एफआईआर में नवभारत पर दिखाई गई खबर का जिक्र भी किया गया है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा पर अब एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। तो टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हमने आपको सुर्खियां दिखाई, लेकिन हम आपको बता दें कि आज 8:30 बजे देखना ना भूलिए न्यूज रील्स। रील्स तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये नया फॉर्मेट है। न्यूज को रील्स की तरह हम प्रेजेंट करेंगे, तो हम दोनों भी उसमें मौजूद रहेंगे, हमारे एक सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। 8:30 बजे सुबह देखना ना भूले न्यूज रील्स। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने लंदन में दिया था भारत के लोकतंत्र को लेकर के, और उसी बयान को लेकर के अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग किस तरीके से भारत की लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग देश के 130 करोड़ जनता की सोच का अपमान करने का काम कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में भारत के लोकतंत्र पर राहुल गांधी के विवादित बयानों पर पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया है। कर्नाटक में पीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि मैं लोगों का जीवन आसान बनाने में व्यस्त हूं, लेकिन कुछ लोग मेरी कब्र खोदने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी दूसरे देशों में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ पीएम के बयान पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है और सवाल किया है कि आपकी निंदा कब से देश की निंदा हो गई? आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, देश या भगवान नहीं हैं। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसे चुनती है सत्ता पर वही राज करता है, और देश की जनता ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। ऐसे में राहुल गांधी का इस तरीके से बयानबाजी सवाल उठने लाजमी है।
जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बदनाम करने में जुटी हुई है। उधर बीजेपी की बात करें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी जो है मिशन 2024 की धुआंधार बैटिंग में जो है वो जुट गई है। केरल में अमित शाह ने कांग्रेस पर किस तरीके से हमला बोला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए, देखिए जरा। एक तरफ जहां विपक्ष पीएम पद को लेकर आपस में उलझा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 को फतह करने में जुट गई है। अमित शाह की ये रैली इसी की तस्दीक है। बीजेपी के दो सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी आराम से बैठते नहीं हैं। एक चुनाव जीतते ही दूसरे को फतह करने में जुट जाते हैं। तभी तो आज उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी का विजय पताका लहरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेफ्ट की जमीन केरल में घुसकर दहाड़े। त्रिशूर में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और रोड शो भी निकाले। इस मौके पर उन्होंने केरल की सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी लाइफ मिशन भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आए दिन पाकिस्तान से हमले होते थे, टेररिस्ट अंदर घुसकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, और ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार चुप होकर बैठी थी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले आतंकी अंदर घुसकर हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने का काम किया। और एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, भारत की द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर मिला है। जी हां, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड इस द एलिफेंट विस्पर ने जीता है। इसे नॉमिनेट किया गया था, उम्मीद यही की जा रही थी कि ये इसे अवार्ड मिलेगा। और देखिए, बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत की द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में इस मूवी ने अवार्ड जीता है। ये भारत के लिए सुबह सुबह एक अच्छी खबर। अवार्ड की घोषणा होनी थी, हमने आपको इसी बुलेटिन में बताया था। और देखिए किस तरीके से भारत की द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है इस मूवी ने जीता है। अच्छी खबर भारत के लिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये सुबह सुबह गुड न्यूज मिली है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गहलोत सरकार की। जिस तरीके से वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर के बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है, ठीक उसी तरह गहलोत सरकार कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि शहीद परिवार वालों को जो भी पैकेज दिया गया है वो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है। रिपोर्ट देखिए। वीरांगनाओं के आंदोलन पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने वीरांगनाओं को इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना 2019 में हुई, तब नौकरी नहीं मांगी, अब 4 साल बाद अचानक नौकरी क्यों मांग रहे हैं। अशोक गहलोत ने फिर से कहा कि बच्चों के अलावा किसी और के लिए कैसे नौकरी मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने शहीदों के आश्रितों को जो पैकेज दिए हैं वैसा शायद ही देश के किसी राज्य में नहीं मिलता होगा। पुलवामा हो या बालाकोट हो या कारगिल हो, जो पैकेज हमने दिया है हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं है। वो पैकेज मैंने दिया है उस जमाने में जब मैं लगभग 25 साल पहले मुख्यमंत्री था। वहीं बीजेपी ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वीरांगनाओं के साथ राजस्थान की सरकार का बर्ताव बहुत दुखद है और हृदय विदारक है। अधिक दुखद इसलिए है कि इसको हम एक अलग घटना के रूप में नहीं ले सकते। पुलवामा के इस पूरे प्रकरण पर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का जो विचार रहा है वो बहुत ही निंदनीय रहा। तभी तो ये लोग उस पर शंका व्यक्त करते थे। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में देश की सियासत से जुड़ी और तमाम बड़ी खबरों का जो डोज है वो आगे भी जारी है। आगे आप देखेंगे कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस। जी हाँ, ऐसे वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं और कुछ वीडियोस जल्दी वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तो आपको 2 मिनट में ऐसे ही वीडियोस दिखाते हैं, देखिए जरा और थोड़ा मुस्कुराइए। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है, जहां एक वेडिंग इवेंट में मेहमानों के भोजन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि मामला ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। गेस्ट के लिए सिंहासन के डिजाइन वाली शाही कुर्सियां लगाई गई, साथ ही जिस स्टैंड पर थाली रखकर भोजन परोसा गया वो भी बहुत स्पेशल है। वीडियो दक्षिण भारत का लग रहा है।
हाल ही में एक स्कूली बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर लोगों को काफी भावुक कर रहा है। वीडियो में एक बच्चा स्कूल जाता हुआ भूखे डॉग को देखता है तो उसने अपने टिफिन का सारा खाना डॉग को खिला दिया, जिसे देख लोग बच्चे के भाव से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक हाथी अपनी क्यूट हरकत से लोगों को काफी हंसा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा विशालकाय हाथी गर्मी लगने पर पाइप के जरिए खुद को नहलाते हुए और ठंडा करते हुए नजर आ रहा है, जिस दौरान हाथी अपनी सूंड से पाइप को पकड़कर अपने पूरे शरीर पर पानी डालता हुआ नजर आ रहा है। शादियों के वीडियोस सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। ऐसे ही दूल्हा दुल्हन का एक रोचक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक रस्म के दौरान दुल्हन काफी तेजी में दिखती है और वो दूल्हे को पीछे छोड़कर आगे आगे भागने लगती है। जब लोग उससे कहते हैं कि धीरे चलो, तब जाकर वो पीछे देखती है कि उसका दूल्हा तो पीछे ही छूट गया। इसके बाद तो दुल्हन की हंसी भी छूट जाती है। आपने भव्य और शाही शादियों के वीडियोस बहुत देखे होंगे, लेकिन पैट डॉग की भव्य शादी का ये वीडियो लोगों के दिल जीत रहा है। दूल्हे बने डॉग को इलेक्ट्रॉनिक कार में बिठाकर उसकी बारात निकाली गई, जबकि दुल्हन बनी डॉग लाल चुनरी में काफी जश रही है। इस दौरान बैंड बाजे के साथ शादी में शामिल लोगों ने जमकर डांस किया। तो दुल्हन का गृह प्रवेश और डॉगी की शादी देखकर आपके चेहरे पर भी स्माइल जरूर आई होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें भी देख लेते हैं। जी हाँ, बात करेंगे आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या होने वाली हैं, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेगा, पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराने की रहेगी। वहीं विपक्षी दल केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदनों में रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दलों की आज सुबह बैठक होने जा रही है। वहीं रविवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। बजट तो पास हो जाएगा, वैसे भी जो आंकड़े उनके हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि देश का काम बंद हो जाए, इसलिए नेचुरली बजट को पास करेंगे। फाइनेंस बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन विषय की चर्चा की बड़ी जरूरी है। पार्लियामेंट तो बहस की जगह है, ये नहीं कि एक रबर स्टैम्प छाप करके सब कुछ पास कर दें। बात करें लोगों से, दूसरों की राय भी सुन ले, ये सब सरकार को समझना चाहिए। ये है लोकतंत्र के असली मतलब। सरकार का मुख्य फोकस लंबित पड़े विधेयकों को पास करने पर होगा। रिकॉर्ड के मुताबिक 26 विधेयक राज्यसभा और 9 विधेयक लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अडानी हिंडनबर्ग मुद्दा छाया रहा था और विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया था। तो देखिए, मोदी सरकार की तो यही कोशिश है कि राज्यसभा में लंबित 26 विधेयक और लोकसभा में लंबित 9 विधेयकों को पारित कराने की कोशिश हो, लेकिन विपक्ष जो है वो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में। ये तो बात हुई संसद की, लेकिन कांग्रेस इसके अलावा राज्यों के राजभवन के घेराव की तैयारी में भी कांग्रेस है और साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो हल्ला बोल करेगी सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। कांग्रेस एक बार फिर संसद से लेकर सड़क तक अडानी हिंडनबर्ग मामले पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आज से देश भर में चलो राजभवन आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन तक कूच करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ आज से हल्ला बोल करेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र सहित लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राजभवन का घेराव करेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की अगुवाई में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय से पंजाब राजभवन की तरफ कूच करेंगे। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से जयपुर में अंबेडकर सर्कल पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं की अगुवाई में कांग्रेस अडानी मामले पर प्रदर्शन करेगी।
बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार बंगाल को लेकर और सीएम ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अब बंगाल फाइल्स बनाने की दरअसल तैयारी में जुटे हुए हैं और इसको लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने क्या बयान दिया है, बंगाल को लेकर के क्या बयान दिया है, देखिए इस रिपोर्ट। बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। विवेक के निशाने पर इस बार बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। बंगाल की जो आज हालत है बहुत डेंजरस है और एक फिल्म उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे और बंगाल में फिर से एक बंगाल का आर्ट एंड कल्चर का रेनेसां हो, यही मैं चाहता हूँ। विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में सैकड़ों मिनी कश्मीर देखा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में बंगाल में हालात बहुत ही खराब हैं। मुख्यमंत्री बंगाल में हिंसा पर काबू पाने में विफल रही हैं। Utterly in controlling communal violence. हालांकि विवेक अग्निहोत्री के इस बयान के बाद ममता सरकार और टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो देखिए, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन 7:50 पर जरूर देखें हमारा बेहद खास शो भाग्य योग। और 8:30 बजे देखना ना भूलिए न्यूज रील्स। न्यूज हम दिखाएंगे लेकिन रील्स के फॉर्मेट में। रील्स तो आपने बहुत देखी होगी, इस बार देखिए न्यूज रील्स। तो बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।